Hello everyone, welcome to the Vijay series of the UPSC, EPFO, APFC and EOAO 2026 exam. Today we are going to discuss accountancy part 6. In this part 6 we are going to discuss about the introduction to accounting standards, and we are going to discuss some adjustment entries which are related to your financial statements, and इसके ऊपर कई बार questions जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं. ठीक है, तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने ये जो पार्ट 6 है वो क्रिएट किया है कि इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देंगे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या आपकी, एंड देन वी विल आल्सो मेक यू अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट एंट्रीज जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, सो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 वो आपके ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए, बिकॉज उसमें हमने सारी आपकी रिकॉर्डिंग्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, कैसे आप रिकॉर्ड करते हो सारी ट्रांजैक्शन इन योर जर्नल, इन योर लेजर, इन योर ट्रायल बैलेंस, वो हमने देखा है. और फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस किया है, तो वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन जो रेशोज हैं, रेशोज भी हमने आपके पार्ट 5 में डिस्कस करी हैं. सो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी जाके आपने इस पार्ट 6 के बाद भी आप देख सकते हो. राइट, so let us start with our part 6. Now before I start, I would like to tell you about the 48-hour trial of our master course. ठीक है, अब कुछ बच्चे मास्टर कोर्स लेने से पहले कुछ रिलक्टेंट होते हैं कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. सो इन दैट केस एडुटैप आपके लिए एक 48-hour ट्रायल कोर्स लेके आया है. दैट इज द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. राइट, आप डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे लैंड अप कर जाओगे. ठीक है, सो ये आपको बता रहा है कि देयर इज अ 2-day डेमो ऑफ द यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ 2026-27 मास्टर कोर्स. ठीक है, सो दैट मीन्स जो भी हम मास्टर कोर्स में एडुटैप आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू फॉर 2 days, फॉर 48 hours बेसिकली. इसमें सारे आपके कंसेप्ट क्लासेस, नोट्स, करंट अफेयर्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू. सो इट इज लाइक अ प्रीव्यू, so that you can ensure the quality, ensure that will you be able to understand or not. ठीक है, एंड इफ यू सी द सिलेबस, द कोर्स कंटेंट, एवरी सब्जेक्ट हैज बीन कवर्ड. इट इज नॉट लाइक समथिंग वी हैव लॉग्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी. नहीं, सब कुछ आपको दिखेगा, सारा कुछ आप असेस कर पाओगे. अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट खोल के देखना है तो आप देख सकते हो. राइट, सो बेसिकली आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये 2 days का ट्रायल है और ये आपको सिर्फ ₹1 में अवेलेबल है. ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ दिस पेज आपको ये दिख जाएगा, यहाँ से आप बाय नाउ कर सकते हो. ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट इन ₹1. सो अगर आप लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो. फिर आपको कोर्स पसंद आए तो फिर आप मास्टर कोर्स के लिए भी you can opt for it. Right, so let us now move forward. Let us start with our part 6. ठीक है, let us just start and introduction to accounting standards से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. राइट, सो what are accounting standards? ठीक है, अब इसको मिक्स नहीं करना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ. ठीक है, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी किए थे, but this is a little different. Right, so what were the accounting principles? They were the general rules and guidelines, ठीक है, which were not legally binded. ठीक है, विच वर नॉट लीगली माइंडेड कि उसको फॉलो करना जरूरी ही है. लेकिन यस, जितने भी सारे अकाउंटेंट्स होते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एज रूल्स एंड गाइडलाइंस मान के उसको फॉलो कर सकते हैं. राइट, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज बेसिकली अ बेंचमार्क. ठीक है, कि ये जो स्टैंडर्ड है आपने अपने अकाउंट्स में मेंटेन करना ही करना है. राइट, so basically in this case, idea of accounting standards is centered around the standardization of accounting policies and practices. So whatever policies we had discussed, whatever the rules and guidelines were there, उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करी है, उसको एक बेसिकली लीगल बाइंडिंग देने की कोशिश करी है. कि दैट मीन्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है तो वो एक स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, कि उससे नीचे आप नहीं जा सकते हो, ये आपको फॉलो करना जरूरी ही है. राइट, इट इज फॉलोड बाय डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज. नाउ व्हाई इज इट नेसेसरी? ठीक है, व्हाई इज इट नेसेसरी? देखो, अगर कोई 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी XYZ लिमिटेड और एक है आपकी ABC लिमिटेड. राइट, सो बेसिकली ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो तय करती है. ठीक है, दोनों के पास एक कार है जो 2 लाख रुपीस की कॉस्ट करती है, इसके पास भी 2 लाख रुपीस की और इसके पास भी 2 लाख रुपीस की कार है. दोनों ही अपने तरीके से डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं. सो बेसिकली कोई स्टैंडर्डाइजेशन है, कोई बेंचमार्क है? नहीं. सो इन दैट केस, दैट इज व्हाई वी नीड अ स्टैंडर्ड. कि ठीक है, अगर किसी के पास सेम तरीके का एसेट है, सो
क्या वो डेप्रिसिएशन 10% पे लगाएगा, 20% पे लगाएगा, 40% पे लगाएगा, या कितनी लगाएगा ईच ईयर? एक बेंचमार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि XYZ लिमिटेड अपने मेथड को ऑप्ट करते हुए 10% लगा ले और एबीसी लिमिटेड 20% लगा ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बेंचमार्क हो जाएगा कि ठीक है, जो भी कंपनी के पास जिसने एसेट्स हैं, तो उनको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ऑप्ट करना पड़ेगा, right? So how much depreciation should be considered each year will be told by the accounting standards, I hope this is clear to you कि accounting standards होते क्या हैं और क्यों ये जरूरी है, right? अब ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक बेंचमार्क है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? एक बेंचमार्क है। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कि बेसिकली एक ना स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ये, कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं ये आपको ऑप्ट करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ये आपका बेंचमार्क है, ये आपका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, कि इतनी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी जरूरी हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो तो यू आर एट फॉल्ट। अगर आप इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे हो देन द बिजनेस इज एट फॉल्ट। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? एक बेंचमार्क है और एक स्टैंडर्ड है जो बताता है कि आपको ये फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं एक एक करके। एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, जब अकाउंटिंग पॉलिसीज की हम बात करते हैं या फिर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, हमारा बहुत एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि जब दो कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल अगेन XYZ लिमिटेड और ABC लिमिटेड, जब दो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं तो मैं इनको कंपेयर कर सकूं, ठीक है। इनका कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अगर ये अपनी मर्जी से बना रहा है, ये अपनी मर्जी से बना रहा है, तो मैं कभी भी कंपेयर कर नहीं पाऊंगी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड इवन अगर मैं बात करूं सिर्फ एक कंपनी की, दैट इज XYZ लिमिटेड, और इसी को ही अपने 2 ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। 2024-25 और 2025-26 के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। वो भी तभी पॉसिबल है अगर उसने कोई स्टैंडर्ड सेट करा होगा। ऐसा नहीं कि इसमें एक साल में उसने कोई स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया, दूसरे में कोई स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर सेटिंग अ स्टैंडर्ड, व्हेन दे आर यूजिंग वन कॉमन बेंचमार्क, ठीक है। सो नॉन कंपेरेबिलिटी की चीजों को एलिमिनेट करता है। इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो, राइट। सो ये बेसिकली एक क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ही है ना, कि रिलायबल भी होनी चाहिए हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स है। रिलायबल कब होएगी? जब इट विल बी फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस, इट विल बी फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक। तो बायसनेस तो होएगी ही नहीं ना अकाउंटेंट की, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है जो लॉ उसको बता रहा है कि इसको फॉलो करने की जरूरत है। तो वो अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकता, तो बायसनेस भी नहीं आ सकती है, कोई एरर भी वो क्रिएट नहीं कर सकता है, राइट। सो इन दैट केस आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो रिलायबल भी हो जाती हैं, एक्यूरेट भी हो जाती हैं, ठीक है। देन इम्प्रूव द एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है? देखो यहाँ पे लिखा है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी आपको आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करना जरूरी है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो जब हमें अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ट्रांसपेरेंसी भी आती है। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज है कि ठीक है, ये कंपनी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, सो हेंस हम इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होगी, क्योंकि इसने जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया होगा, राइट। एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर्स, और कभी कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी होते हैं कि ये भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। सो हेंस अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो बता देते हैं। एंड रिडक्शन इन द स्कोप ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। व्हाट इज क्रिएटिव अकाउंटिंग बेसिकली? अब देखो, क्रिएटिव का मतलब इनोवेटिव, ठीक है। क्या हमारे अकाउंट्स होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं? नहीं। लाइक ऑफ कोर्स इट इज नॉट इनोवेटिव कि ऐसा कि हर कंपनी अपने अपने तरीके से अपना इनोवेशन डाल के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकती है, नहीं।
राइट। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है कि कोई भी क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स हम अपना पर्सनल बायस नहीं डाल सकते हैं, हम अपनी पर्सनल इनोवेशन उसमें नहीं क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज क्रिएटिव अकाउंटिंग? बेसिकली इट इज द ट्विस्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज. So of course we cannot twist the accounting policies because these accounting policies are a benchmark. They are the standard. We cannot twist them to produce the financial statements favorable to our interest group. कि basically हमारा इंटरेस्ट है कि भाई हमको अपना प्रॉफिट जो है वो कम शो करना है या ज्यादा शो करना है, उसके हिसाब से हम अपने अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज कर लें. नहीं, वी कैन नॉट डू दैट, राइट. सो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे हैं तो देयर विल बी नो क्रिएटिव अकाउंटिंग एज वेल, राइट. आई होप आपको ऑब्जेक्टिव भी इसका क्लियर है, आपको मीनिंग इसका क्लियर है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी होते हैं. अब हमें समझना है कि what is the process in the formulation of the accounting standards. ठीक है, कि कैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया जाता है. देखो, एक हमारी ना बॉडी है दैट इज ICAI. बहुत बच्चों ने सुना होगा, है ना. CA वालों को तो हमेशा से पता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ICAI. इस ICAI ने ना एक बॉडी क्रिएट करी दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ASB. ठीक है, कब क्रिएट करी? 1977 में एक बॉडी क्रिएट करी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे. अगर हम बात करें इंडिया की ही, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे मेंबर्स थे, जैसे एसोसिएशन ऑफ चेंबर्स, द इंडस्ट्रीज, CII, FICCI. ठीक है, एंड देन द रेगुलेटर्स, जितने भी हमारे रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि सेबी हो गया, अकेडमिशियंस जैसे कि टीचर्स हो गई, अकेडमिशियंस हो गए, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए. तो इनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ मेंबर्स थे जो ASB के पार्ट बन गए. ठीक है, ASB के पार्ट बन गए. सो बेसिकली ये क्यों जरूरी थे? ये इसलिए जरूरी थे ताकि ये लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बना सकें, फॉर्मुलेट कर सकें बेसिकली. सो क्या करता था, ICAI ने एक सेपरेट बॉडी क्रिएट करी, ASB, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, 1977 में, जिसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज. ठीक है, जो मिलके बैठते हैं और बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि फॉर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे कि मुझे ये डिसाइड करना है कि जो मेरा प्लांट है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मेरा इक्विपमेंट है, बेसिकली उसका कॉस्ट डिसाइड करना है. ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ दिस प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट क्या होना चाहिए. सो इस कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं. सो ये जो सारे लोग हैं ना, ये मिलके बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए हमारे कॉस्ट ऑफ प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में, राइट. सो बेसिकली हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए ये लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या क्या इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज जो हैं वो हर कंपनी को फॉलो करने की जरूरत है. ठीक है, अब जो ASB है ना, दिस इज अ बॉडी विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ICAI. ठीक है, किसने बनाई? ICAI ने इसको क्रिएट किया है. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात एक समझो कि ASB इज इंडिपेंडेंट in the formulation of accounting standards. That means कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये जो बोर्ड है इसने बनाया है, लेकिन ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि ICAI से पूछ के ही बनाएगा. नहीं, इसके पास मेंबर्स हैं और इन्हीं मेंबर से पूछ के ये अपनी जो स्टैंडर्ड्स है उसको क्रिएट कर सकता है. ठीक है, एंड द काउंसिल ऑफ ICAI इज नॉट empowered to make any modifications also in the draft formulated by the ASB without consulting them. कि ऐसा भी नहीं है कि ICAI कहे मैं तो तुमसे ऊपर हूं तो मैं मॉडिफिकेशंस कर सकता हूं तुम्हारे ड्राफ्ट में. नहीं, ICAI भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता जब तक ASB उसको ना बताए, ASB से वो नहीं परमिशन ले. ठीक है, ऑल्दो, तो मतलब बड़ा एक अच्छा पॉइंट है कि ऑल्दो इसी ने बनाई है, ICAI ने ही इस बॉडी को क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी ये जो बॉडी है ये इंडिपेंडेंट है. ठीक है, इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी से पूछा जाएगा अगर कोई भी ड्राफ्ट में चेंज करना है, राइट. आई होप ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है. कई बार वो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जामिनर, कई बार ये पूछ लेता है कि वो कब फॉर्मुलेट हुई थी. तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं आप बहुत आसानी से आंसर कर दोगे अगर आप अभी से ही इसको याद करना शुरू कर दोगे, अभी से ही इसके नोट्स क्रिएट करना शुरू कर दोगे. ठीक है, मूविंग अहेड, व्हाट इज द प्रोसेस कि स्टार्ट कैसे करते हैं हम कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने से पहले. तो हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो बैठते हैं.
ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हैं जो बैठते हैं और डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया, दैट मीन्स किस टॉपिक पे बेसिकली या किस चीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बना रहे हैं अपना स्टैंडर्ड ऑन द डिटेलिंग ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है कैसे करनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने एरिया। फिर जो भी पीपल हु आर रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, जिनको नॉलेज है बेसिकली, तो वो स्टडी ग्रुप हम बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको नॉलेज हो ना इन्वेंट्री के बारे में, तो सिर्फ उन लोगों को जिनको नॉलेज है उस इन्वेंट्री के बारे में वो लोग बैठते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के ही लोग होंगे, प्रिपेयर करेंगे उस ड्राफ्ट को। ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करनी चाहिए, और उसकी सर्कुलेशन करेंगे। ठीक है, अब जब उसकी सर्कुलेशन हम करेंगे तो ऑफ कोर्स हर इंडस्ट्री से लोग या हर बिजनेस से लोग अपने डिफरेंट व्यूज देंगे कि नहीं इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऐसे नहीं होनी चाहिए, इससे तो ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो बहुत सारे व्यूज को हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, कि अच्छा ठीक है, हमने जो ड्राफ्ट बनाया हो सकता है कि इसमें ये चीज एडवांटेजियस है और ये चीज जो है वो डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस है। ठीक है, सो बेसिकली क्या करेंगे, हम सारे व्यूज को इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे उसको चेंजेस करने के लिए। फिर हम फाइनलाइज करेंगे एक्सपोजर ड्राफ्ट। ठीक है, कि एक ड्राफ्ट और बनाएंगे जिसमें हम जो ये एडवांटेजेस और लिमिटेशंस थी उसको हम कंसीडर करते हुए एक न्यू ड्राफ्ट बना लेंगे। फिर उसके ऊपर भी हम कमेंट्स रिसीव करेंगे कि अब कैसा बना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ठीक है अब हमने फाइनलाइज कर दिया तो अब यही होगा, नहीं, उसके ऊपर भी हम रिसीव करेंगे कमेंट्स, एंड देन फिर हम उसको दोबारा मॉडिफाई करेंगे अगर जरूरत है, एंड देन हम इशू करेंगे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो कैन यू सी, एक पूरा प्रोसेस है कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज पे बनाना है, फिर उसकी स्टडी ग्रुप बनाएंगे, फिर एक ड्राफ्ट करेंगे, उसको सर्कुलेट करेंगे, फिर उस पर व्यूज इकट्ठे करेंगे, फिर एक और ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर दोबारा व्यूज इकट्ठे करेंगे और उसके बाद उसको मॉडिफाई करके फिर हम इशू करेंगे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसके साथ एक चीज और समझो, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एनी रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है, ऑन एनी रेलिवेंट सब्जेक्ट फॉर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, लाइक फॉर दोज लाइक बिजनेस वाले जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ, इज देन इशूड बाय ICAI। तो अब ये बड़ी चीज ध्यान में रखो, हम कह रहे हैं कि ASB बनाता है, कौन फॉर्मुलेट करता है, ASB फॉर्मुलेट करता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है फॉर्मुलेट करने के लिए, लेकिन इशू कौन करेगा, इसको करेगा हमारा ICAI, ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, तो उस केस में इसको कौन इशू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो याद रखना है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, जैसे कि हमारी कोई सोल प्रोप्राइटर हो गई, हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, उस केस में जो फॉर्मुलेशन है वो कौन करेगा, ASB ही करेगा, लेकिन उसकी जो इशुएंस है वो कौन करेगा, हमारा ICAI। लेकिन अगर हमारी कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, उस केस में जो फॉर्मुलेशन है अभी भी ASB ही करेगा, लेकिन उसकी जो इशुएंस है वो कौन करेगा, हमारा MCA, या फिर इसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये याद रखनी है ये दोनों ही चीजें। कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है, तो ये अगर आपको याद होंगी छोटी छोटी चीजें तो कभी भी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, मूविंग अहेड, देखो अब आपने ये देखना है कि हु मेक्स एंड इशूज दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हमने ये तो देख लिया कि अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो इशू कौन करता है, हमारा ICAI, और अगर कॉर्पोरेट है तो करेगा हमारा MCA। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक भी चीज देखनी है कि इसको ना कोई रिकमेंड भी करता है, बेसिकली ऐसे ही नहीं साइन हो जाता, रिकमेंडेशन भी चाहिए होती है। तो पहले क्या होता था ना, देयर वाज सेक्शन 210A, ठीक है, देयर वाज सेक्शन 210A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। उसमें क्या था कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे दे वर इशूड बाय MCA, कंपनीज की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो MCA इशू करता था, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, NACAS, दैट इज नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। अब एक हमारा सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज 132। इस सेक्शन के तहत बेसिकली सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013,
एक और बॉडी क्रिएट हो गई है NACAS के जगह, ठीक है, इन प्लेस ऑफ NACAS एक बॉडी क्रिएट हुई है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, दैट इज NFRA, ऐसी फुल फॉर्म्स वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी नोटिफाइड by the central government only, by MCA only, in consultation with NFRA. ओके, सो NFRA एक नवी बनेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग बन चुकी है बेसिकली सेक्शन 132 के तहत, ठीक है, और इसकी रिकमेंडेशन पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर MCA जो भी है वो आपका इशू करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहले सेक्शन 210 था ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, उसके थ्रू हम करते थे कि रिकमेंडेशन थी NACAS की। ऑल्दो जब इतना पुरानी चीज होती है ना तो एग्जामिनर नहीं पूछता है, बट पूछ सकता है, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं पूछेगा तो हमने नहीं याद करना है। लेकिन अब कौन सा सेक्शन चल रहा है, चल रहा है सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और क्या बनाया है इन्होंने बनाया है NFRA, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। याद रखनी है ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है, और इसकी ही रिकमेंडेशन पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग अहेड, अब देखो ये हमारे कुछ लिस्ट है ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ये जो लिस्ट है इसमें अगर आप देखो टोटल 29 स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, बट अगर मैं बात करूं हाउ मेनी टोटल आर देयर, दैट इज 27, ठीक है, ये भी याद रखना है कितने हैं, 27। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि देखो 4th पॉइंट देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 8th पॉइंट जो मैंने मार्क किया है, AS6 था पहले हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जिसको विड्रॉन कर लिया गया है, दैट मीन्स अब ये AS6 नहीं यूज होता है। अब इसकी जगह ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है ना, ये आपका पार्ट बन गया है AS10 का ही, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ठीक है, ये AS10 का ही पार्ट बन गया है इधर। और जो हमारा AS8 है, ठीक है, ये भी आपका विड्रॉ हो चुका है, दैट वाज अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और ये किसका पार्ट बन गया है, हमारे AS26 का, दैट इज इंटैंजिबल एसेट्स का पार्ट बन गया है। सो बेसिकली देयर आर टोटल ऑफ 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नाउ इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, बहुत ये थोड़ा सा आप समझ लेना कि इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बोलते हैं एंड एवरीथिंग, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। और ये किस चीज में डील करते हैं, तो ये जितने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं किस चीज में डील करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस की कौन सा इवेंट है, कौन सी ट्रांजैक्शन है जो इसमें रिकॉर्ड होनी चाहिए, फिर उसको मेजर करेंगे कि कितनी, है ना, जो हमारा बेसिकली अकाउंटिंग का ही प्रोसेस होता है, पहले तो रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको मेजर करेंगे, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग के बाद उसको प्रेजेंट भी करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को प्रेजेंट करेंगे, और फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीजें डिस्क्लोज करनी जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसको हम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, जैसे मैं इसमें ना आपको AS10 के साथ ही ले जाती हूँ, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमारे सारे जो फाइनेंशियल के लिए फिक्स एसेट्स होते हैं उसके ऊपर ये AS10 बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो AS10 का पार्ट बनेंगे, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद मेजर करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, हम कॉस्ट निकालेंगे ऑफ दोज एसेट्स, ऑफ दोज PPE, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। फिर उसको प्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और फिर जो रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या चीजें जो हैं वो डिस्क्लोज करनी जरूरी है रिलेटेड टू द PPE, दैट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो सारी चीजें हम डिस्क्लोज करेंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और ये सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताएगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर है। अब अगर आपको ये सारी जो लिस्ट है, ये ज्यादा वैसे तो मैं कहूंगी कि याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चंस जो हैं आपके केस में पूछे गए हैं कि AS3 कौन सा है, तो AS3 याद कर लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, ठीक है। AS10 कौन सा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो मेन है ना, एटलीस्ट वो आप याद कर लेना। और कौन से हैं आपके मेन अगर मैं बात करूं तो वो है आपका AS11 ऑल्सो, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। देन AS13 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स,
ठीक है. देन देर इज वन AS9 यस इधर रेवेन्यू रिकग्निशन. ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. तो अगर आप ये सारी याद कर लोगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी. बट ऑल दो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. सो मैं कहूंगी कि रोट लर्निंग ना ही करते हुए, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप मेन वाली कर लो तो ज्यादा अच्छा है. पर अगर आप सारी कर सको तो उससे ऊपर तो कोई विन विन सिचुएशन आपके लिए नहीं है. ठीक है, मूविंग अहेड. एनफोर्समेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब देखो हमने क्या कहा कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कौन डेवलप कर रहा है? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ये किसने बनाया है? ये बनाया है ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि एक जो ये ASB है और ICAI है, ये दोनों ही लीगल बॉडी नहीं है. ये दोनों ही लीगल बॉडी नहीं है, तो ये इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं इन स्टैंडर्ड्स को. तो इनके लिए कोई लॉ की जरूरत है. ठीक है, दोनों ही बॉडीज ASB और ICAI ये लीगल बॉडीज नहीं है, तो इनको इन्फोर्स करना पड़ता है बाय सम लॉ. सो व्हाट आर दोज लॉज? ठीक है, दैट इज आवर कंपनीज एक्ट. ठीक है, दैट इज आवर कंपनीज एक्ट विच इज इन्फोर्सिंग ऑल दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो उसमें कौन से सेक्शंस हैं? देखो, सेक्शन 133 है आपका. ठीक है, सेक्शन 133 कहता है कि जो ऑफ द कंपनीज एक्ट कि जितने भी ये 27 स्टैंडर्ड्स हैं शोन ऑन द प्रीवियस स्लाइड्स, ये मैंडेटरी हैं हर कंपनी को फॉलो करने के लिए. ठीक है, इट बिकम्स मैंडेटरी टू बी फॉलोड, क्योंकि ये सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट है और ये एक लीगल बॉडी है. देन सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट. जस्ट अ सेकंड प्लीज. Okay, sorry. Section 129 subsection 1 of the Companies Act requires companies to present their financial statements. ठीक है, कि उनको प्रेजेंट करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और जो उनकी प्रेजेंटेशन गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है. विच सेक्शन इज दिस? सेक्शन 129 सबसेक्शन 1. प्लीज ये इंपॉर्टेंट है. आपसे सिर्फ एक एक्चुअल सेक्शन वाइज क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने ये याद करने हैं. एंड देन देर इज अगेन सेक्शन 129 सबसेक्शन 5 विच टेल्स अस दैट if any company or any if the financial statements of a company do not comply with the accounting standards, इसके जो भी रीजन है वो हमारे को डिस्क्लोज करना जरूरी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट. सो सबसे पहले सेक्शन 133 जो कहता है कि आपको मैंडेटरी है इन सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना. सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 से इसकी प्रेजेंटेशन गाइडलाइन जो भी है वो फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और सेक्शन 129 सबसेक्शन 5 सेज दैट व्हाटएवर आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वो फॉलो करना जरूरी है. प्लस कि अगर कोई कंपनी नहीं कॉम्प्लाई कर रही है विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो उसको ये रीजन भी लिखना जरूरी है कि क्यों वो फॉलो नहीं कर रही है. ठीक है, सो ये तीनों ही आपके सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ हमने एक और सेक्शन किया है कंपनीज एक्ट का, इफ यू रिमेंबर, सेक्शन 132. व्हाट वाज दैट सेक्शन? क्विकली, कि आपकी जो भी रिकमेंडेशन है वो अब कौन करेगा? NFRA, नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, आई एम सॉरी. ठीक है, जो आपको रिकमेंड किसको करेगा? MCA को रिकमेंड करेगा कि आप इशू कर सकते हो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. दैट वाज सेक्शन 132. ठीक है, तो बेसिकली ये सारे सेक्शंस हैं जो आपको याद करने की जरूरत है. ठीक है, नाउ एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. ठीक है, एप्लीकेबिलिटी कैसे है? बेसिकली जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनको कैसे अप्लाई करने होते हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. राइट. सो लेट अस स्टार्ट. Now, for the applicability of the accounting standards, your entities are classified into two categories. Okay, two categories. One is the non-corporate entities and one is the corporate entity. ठीक है, तो non-corporate entity मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है. जैसे कि हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म है, हमारा कोई सोल प्रोप्राइटर है, बेसिकली हमारा कोई बिजनेस होता है, हम कहते हैं उसको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है. लेकिन कॉर्पोरेट एंटिटी कौन सी होती है? जो एंटिटीज रजिस्टर्ड हैं एज कंपनीज.
ठीक है। कंपनीज मतलब कि जो बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है कि हम एक कंपनी है, बेसिकली दे हैव एम्प्लॉयज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं वो बेसिकली छोटी छोटी फर्म्स हैं, जैसे कि कोई पार्टनरशिप फर्म होगी, या फिर एक बंदा है जो अकेला ही चला रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाली फर्म्स हो गई। सो दैट आर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। सो इसको ही डिटेल में समझते हैं कि नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या होती हैं, उसकी बाइफर्केशन कैसे करी जाती है ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की, जैसे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म या फिर हमारी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है। तो आईसीएआई ने एक इशू किया था अनाउंसमेंट विच टाइटल्ड रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कंपनी एंटिटीज फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। दैट मीन्स उन्होंने एक क्राइटेरिया रिवाइज किया था कि कैसे हम जो कंपनी या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे ताकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम अप्लाई कर सके, ठीक है। कब किया था? 43rd मीटिंग में किया था, 433, ठीक है, 433 मीटिंग में किया था, बेसिकली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। which states that the non-company entities will be classified into two categories. फर्दर जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं इसको हम दो कैटेगरीज में कन्वर्ट करेंगे, एक है एमएसएमई और एक है हमारी लार्ज एंटिटीज, ठीक है। और ये कब से कमेंस हुआ था? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ये डेट थोड़ी सी हो सकती है कि इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज दो कैटेगरीज में है, एमएसएमई और लार्ज एंटिटीज। और इसकी जो बाइफर्केशन है ना, ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो जब मैं लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करती हूँ, ठीक है, लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करती हूँ, कब हम कहेंगे कि कोई भी कंपनी लार्ज है या कोई भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर पार्टनरशिप फर्म है, वो कब हम कहेंगे कि दैट इज अ लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, ठीक है। अगर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मेट, इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम कहेंगे दैट दिस इज अ लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, ठीक है। जिसका इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। दैट मीन्स वो उसके जो स्टॉक्स हैं या उसकी जो इक्विटी शेयर्स हैं वो लिस्टेड हैं, ठीक है, बेसिकली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज यू कैन से, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, ठीक है। दोनों में से एक भी चीज है तो वो लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी होगी। या फिर एंटिटी इज अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर आपकी जो एंटिटी है या तो वो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है, तो पक्का से ही वो लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी होएगी। या फिर उसका जो टर्नओवर है, दैट मीन्स उसकी जो सेल्स है, टर्नओवर है एक्सक्लूडिंग द अदर इनकम, ठीक है, जो उसका जो मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस है दैट इज मोर देन 250 करोड़, ठीक है, मोर देन 250 करोड़, तब भी हम कहेंगे दैट इट इज अ लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। या फिर उसकी जो बोरोइंग्स हैं दैट इज मोर देन 50 करोड़, ठीक है, बोरोइंग्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर इज मोर देन 50 करोड़, तो हम कहेंगे तब भी वो लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है। या फिर उसकी कोई होल्डिंग है या सब्सिडरी है ऑफ एनी ऑफ द अबव, ठीक है। सो बेसिकली अगर उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है या कोई सब्सिडरी कंपनी है जिसमें ये सारी क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो रहा है, ठीक है, खुद तो चाहे वो छोटी सी कंपनी है लेकिन उसकी जो होल्डिंग कंपनी है या उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है अगर वो ज्यादा है, लाइक वो एक बैंक हो या वो एक इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर उसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो, उसकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा हो, तब भी उस छोटी कंपनी को भी हम लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी ही कहेंगे। और इस केस में अगर ये लागू हो जाता है कि ओके दिस कंपनी इज अ लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, तो उसको कंप्लाई करना पड़ता है विद फुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कोई एग्जेम्पशन उसको नहीं मिलती है, ठीक है। बट याद रखना है एमएसएमई के केस में अगर द एंटिटी सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से अगर सारे के सारे वो फॉलो करता है तो वो एमएसएमई की कैटेगरी में हो जाता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर एक कंपनी इसमें से एक भी क्राइटेरिया, ठीक है, आई जस्ट शो यू, इसमें से इस पूरे पार्ट में से एक भी क्राइटेरिया फॉलो करती है तो वो लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है। लेकिन इनमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता,
इसमें से कोई भी क्राइटेरिया नहीं फॉलो होता तो वो आपका एमएसएमई है, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पे, नॉट लिस्टेड, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ना ही बैंक है, ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी है, टर्नओवर भी लेस देन 250 करोड़ है, बोरोइंग्स भी लेस देन 50 करोड़ है, ना ही उसकी कोई होल्डिंग है, ना ही कोई सब्सिडरी है ऑफ अ लार्ज एंटिटी। सो इन दैट केस हम कहेंगे कि वो एक एमएसएमई ही है। लेकिन इनमें से एक भी चीज सेटिस्फाई हो गई ना, इनमें से एक भी चीज सेटिस्फाई होगी तो वो लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, ठीक है। जो एमएसएमईज होती हैं बेसिकली दे आर एलिजिबल फॉर सर्टन रिलैक्सेशंस, ठीक है, जैसे कि कैश फ्लो की एग्जेम्पशन हो जाती है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी एग्जेम्पशंस हैं जो आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर यस ये पता होना चाहिए कि उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो ये जो पार्ट है ना, जो ये क्लासिफिकेशन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कई बार इन पे क्वेश्चन आ जाता है कि वो आपसे है ना, ये आपके ऑप्शंस में पूछ लें, ठीक है, ये आपके ऑप्शन में पूछ लें और फिर आपको पूछें कि क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड देन ये पूछ सकते हैं कि लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो इन दैट केस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारी कॉर्पोरेट एंटिटीज की, दैट इज द एंटिटीज रजिस्टर्ड एज कंपनीज, सो उस केस में क्या होगा, देखो कॉर्पोरेट एंटिटीज भी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, दो कैटेगरीज में है। एक है एसएमसीज और एक नॉन एसएमसी, ठीक है। व्हाट इज दिस बेसिकली, एसएमसी स्मॉल मीडियम कंपनीज, ठीक है, स्मॉल मीडियम कंपनीज, और एक है आपकी नॉन एसएमसी दैट इज नॉन स्मॉल मीडियम कंपनी। सो बेसिकली ये आपकी कह सकते हो कि लार्ज कंपनीज हैं, ठीक है, दीज आर योर लार्ज कंपनीज, राइट। सो नाउ एसएमसीज क्या होती हैं आपकी, हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ठीक है। दैट मीन्स वो तभी स्मॉल मीडियम की कैटेगरी में आएगी, ठीक है, जब वो या तो स्मॉल होगी या फिर लाइक ऑफ कोर्स जिसका इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं होगा, ना ही प्रोसेस में होगा, ठीक है, ना ही इंडिया में, ना ही आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इंक्लूडिंग एनी कॉर्पोरेटिव बैंक्स ऑल्सो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, या फिर कोई एंटिटी कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। और बेसिकली जब हम एसएमसी की बात करते हैं तो वो बैंक भी नहीं हो सकता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं हो सकता, ना ही वो कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है। सो बेसिकली एसएमसी की कैटेगरी के आने के लिए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। वो टर्नओवर भी लेस देन 250 करोड़ होना चाहिए, बिल्कुल सेम ही है, कैटेगरी बिल्कुल सेम ही है। और बोरोइंग्स भी लेस देन 50 करोड़ ही होनी चाहिए, नॉट अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ एनी नॉन एसएमसी कंपनी ऑल्सो, ठीक है। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है, राइट। दैट वाज द सेम फॉर एमएसएमई, ठीक है। एमएसएमई क्या था आपका, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, मीडियम या एंटरप्राइजेस, वो सारी ही आपकी एमएसएमई का पार्ट थी, ठीक है। और जो अगर क्लासिफिकेशन भी देखोगे, जो कैटेगरी देखोगे, वो ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे हम कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात कर रहे हैं और वहां पे हम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की बात कर रहे थे। और इसमें भी ना, इस कैटेगरी में भी नथिंग शुड बी satisfied, but all should be satisfied, sorry, all of the things should be satisfied, ठीक है, all of the things should be satisfied। that means कि अगर इसमें से एक भी ऐसी चीज है जो लाइक फॉर एग्जाम्पल इट इज अ बैंक फॉर एग्जाम्पल, तो वो नॉन एसएमसी हो जाएगी, या फिर उसका सिर्फ टर्नओवर भी 250 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ बाकी सब कुछ नहीं मैच कर रहा, सिर्फ टर्नओवर ही 250 करोड़ से ज्यादा है, तब भी वो नॉन एसएमसी की कैटेगरी में चली जाएगी। सो सारे के सारे जो आपकी चीजें हैं वो सेटिस्फाई होनी जरूरी है। सिमिलरली अगर मैं नॉन एसएमसी की बात करूं तो इसमें से वही चीज है कि अगर कोई भी एक चीज जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, एसएमसी के केस में कोई चीज सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिकली वो नॉन एसएमसी की कैटेगरी में आ जाएगा। वही जैसे सेम बात कर रही हूँ कि अगर उसकी बोरोइंग थी, बाकी कुछ भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ उसकी जो बोरोइंग है वो मोर देन 50 करोड़ है, तो वो नॉन एसएमसी की कैटेगरी में चला जाएगा, राइट। आई होप ये आपको कैटेगराइजेशन बिल्कुल क्लियर है, कई बार क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जा सकते हैं, राइट। अब हम एक नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज आवर ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली दैट इज बेसिकली सेड दैट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी तक हम बात कर रहे थे हमारे एएस की, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, लेकिन ना इंडिया में इसको एक ग्लोबलाइज्ड टर्म नहीं थी ये, ठीक है। ग्लोबलाइज्ड टर्म का मतलब है
कि जो अब्रॉड में जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं हम, उससे अलाइंड नहीं थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। सो बेसिकली ना उसके लिए हमने कुछ और स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है, दैट इज नोन एज द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ताकि ये भी अलाइन कर सकें विद द इंटरनेशनल वंस, दैट इज इंटरनेशनल financial reporting system. Okay, so this is your international accounting standards. Okay, IFRS is your international accounting standards, right? So in this case क्योंकि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो इंटरनेशनली फॉलो नहीं करे जा सकते थे, इंटरनेशनली अलाइंड नहीं थे, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाने पड़े, ठीक है। तो अब देखो IFRS क्या था हमारा, IFRS इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो इंटरनेशनली फॉलो करे जाते हैं। this was made by whom? This was made by International Accounting Standards Committee, IASC, which is London based, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि ये जो IFRS है वो किसने बनाया, ठीक है। इट इज मेड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, और ये कहाँ का है, दिस इज लंदन, या फिर इसको यूके बेस्ड भी कहा जाता है, राइट, सेम ही बात है। और ये जो IASC है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज के लोग हैं, बहुत सारी कंट्रीज के अकाउंटेंट्स जो हैं इसमें इसके मेंबर हैं, जिसमें हमारा इंडिया भी वन ऑफ द मेंबर है, right? So IASC comprises the professional accountancy bodies of over 75 countries, including the Institute of Chartered Accountants of India as well, ठीक है। So basically हमारे कुछ IFRS हैं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये किसने बनाए हैं और इसमें हमारा इंडिया इंक्लूडेड है कि नहीं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए। अब बेसिकली एक चीज और छोटी सी यहाँ पे, ये जो IASC है ना, दिस इज नाउ नेम्ड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, दिस इज नेम्ड एज IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। पहले इसका नाम था IASC, बट अब इसका चेंज होके आ गया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगा, हमारा वाला है ASB, हमारे क्या है, हमारा सिर्फ है ASB जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया है, राइट। और जो IASB है उसने बनाया है हमारे IFRS, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो अब हमारे जो IFRS थे ना वो बहुत डिफरेंट थे और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे उससे अलाइन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए ना हमने क्या किया था, उसके लिए हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है। जो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमने IFRS जैसे सेम ही बना दिए, कि बिल्कुल सेम बना दिए, नहीं। ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये इसलिए बनाए गए, ठीक है, अलग से बनाए गए ताकि ये थोड़े थोड़े अलाइन कर जाएं हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ठीक है, अलाइन कर जाएं। पूरे के पूरे सेम नहीं है, सिर्फ अलाइन है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे हमारे, ठीक है, जो हमने 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किए थे, ये जो थे ना, दीज वर नॉट इन कॉम्प्लायंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पा रही थी। तो ग्लोबलाइजेशन ताकि हम इंडिया में भी ग्लोबलाइजेशन कर सके, हम बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके साथ जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर फॉलोइंग, ठीक है, इंडिया बाहर के कंट्रीज के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ग्लोबलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो द ग्लोबलाइजेशन दीज डेज मेक इट वेरी नेसेसरी दैट दीज स्टैंडर्ड शैल बी इन कॉम्प्लायंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, हमने एक नवे स्टैंडर्ड्स बनाए दैट आर नोन एज IND-AS, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो क्या है, जो है अलाइंड which are in compliance with IFRS, ठीक है। तो ICAI ने क्या किया, it initiated the process, ठीक है, that we should move towards the international financial reporting standard, that is IFRS, issued by IASB, ठीक है। तो किसने इनिशिएट किया, ICAI ने ही इनिशिएट किया कि हमें ग्लोबलाइज होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसने कंसल्ट किया ICAI से,
ठीक है, उसने कंसल्ट किया कि ठीक है बैठते हैं और सॉर्ट करते हैं कि कैसे हम IFRS से अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको अलाइन कर सकते हैं। और उसने ये देखा कि दे डिसाइडेड टू converge and not to adopt IFRS issued by IASB. So basically they said कि we will not totally adopt the IFRS, we will converge. Converge means कि हम adapt करेंगे उनसे हम लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन हम पूरा का पूरा 100% IFRS नहीं बना लेंगे अपने आप को, ठीक है, कन्वर्ज करेंगे एज पर द इंडियन नीड्स। ओके, सो ये पता होना चाहिए, वी आर गोइंग टू कन्वर्ज, दैट मीन्स अडेप्ट एंड नॉट अडॉप्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, दीज आर इंग्लिश टू वर्ड्स जिसमें डिफरेंस है। अडॉप्ट का मतलब है कि 100% बिल्कुल सेम कर लिया, लेकिन हमने ये चीज नहीं करनी, हम उसमें से अडेप्ट करेंगे। दैट मीन्स हम कुछ चीजें उसमें से लेंगे और कुछ चीजें छोड़ भी देंगे, जो हमारे मतलब की नहीं है वो हम छोड़ देंगे, जो हमारे मतलब की है उसी को ही सिर्फ अडेप्ट करेंगे, राइट। सो दीज स्टैंडर्ड्स व्हिच कन्वर्ज्ड विद IFRS वर नेम्ड एज व्हाट, इंडियन AS, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नाउ जब ये फॉर्मुलेट कर रहे थे, कौन फॉर्मुलेट कर रहा था, ICAI फॉर्मुलेट कर रहा था इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो efforts have been made to keep these standards as far as possible in line with the corresponding IFRS, कि हम कोशिश करेंगे कि हम in line रखें, हम compliance करें, ठीक है। And departures have been made where considered essential. Departures मतलब कि अगर हमने ये चीज छोड़ देनी है, अगर हमारी नीड के हिसाब से नहीं है तो हम वहां से डिपार्ट कर जाएंगे, वो वाला पार्ट हम नहीं उठाएंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जितना हम अडेप्ट कर सकते हैं हम करें, लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई चीज हमारे नीड के हिसाब से नहीं है तो उसको हम छोड़ भी देंगे, राइट। सो इसमें दो चीजें जो आपको समझने वाली हैं, किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, दैट इज ICAI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसल्ट किया था और क्या कहा कि हम कन्वर्ज करेंगे, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, राइट। सो ये चीज याद रखनी है। और हमने ये भी याद रखना है कि हमने कहीं ना कहीं से डिपार्ट भी किया, ऐसा नहीं किया कि हमने टोटली ही सारा कुछ IFRS से अडॉप्ट कर लिया, नहीं, हमने उसको अडेप्ट ही किया है। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने चेंज करी और कई कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने चेंजेस नहीं करे, ठीक है। सो वेरियस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस हैव बीन मेड बिकॉज इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट IFRS वर्ड टू वर्ड, सो सम नेम्स वर चेंज्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेम्स हमने उसको चेंज कर लिया। जैसे IFRS में ना हम बोलते हैं, दीज आर द शॉर्ट एग्जांपल्स ओनली, कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, तो IFRS में ऐसा बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि इंडियन जो टर्म्स है ना, जो इंडियन के बिजनेसमैन है उनको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो इस करके उसको बहुत इजी बनाने के लिए उन्होंने लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज आवर इनकम स्टेटमेंट, करेक्ट है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, तो हमने इंडियन टर्म के हिसाब से ही लिया। फिर सेकंड में IFRS कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो अगेन इंडिया वालों को लगा कि नहीं, हमारे फिर से हमारे जो बिजनेसमैन है वो तो पीछे ऐसे मर्चेंट्स बैठे हैं, पुराने बैठे हैं, तो उनको नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए उन्होंने बनाया बैलेंस शीट, जो पुराना चलता आ रहा था उन्होंने वही नेम रख लिया। सो बेसिकली यही चीज समझाने की कोशिश करें कि हमने प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया, हमने कुछ ना कुछ चेंजेस भी करे हैं अपने हिसाब से, अपने इंडियन नीड्स के हिसाब से। अब ये कुछ हमारी लिस्ट है ऑफ द इंडियन AS, ठीक है। अब इसमें जो चीज आपने ध्यान में रखनी है वो एक चीज देखो, ये हमारी इंडियन AS है 101 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नॉमेनक्लेचर उन्होंने लिया 101, तो इन्होंने अलाइन किया उसको IFRS से, कैसे, IFRS था 1, हमने ले लिया 101, IFRS था 2, हमने ले लिया 102, ठीक है, सिमिलरली 3, तो यहाँ पे ले लिया 103, तो हमने एक तो नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा सा उठा लिया IFRS से ताकि इजी हो जाए, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। और कई बार जो टाइटल है उसमें भी हमने चेंजेस रख लिए, ठीक है, टाइटल में भी हमने जो है चेंजेस रख लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे IFRS के हिसाब से द टाइटल इज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, लेकिन हमारे हिसाब से हमने क्या किया, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है। सो बेसिकली हमने कुछ कुछ नॉमेनक्लेचर में भी चेंज कर लिया, कुछ कुछ हमने हमारे टाइटल्स में भी चेंज कर लिया है, सो दैट इज फाइन। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें ये सारा याद करने की जरूरत है, तो सारा याद करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन वाली चीजें जो हैं आप याद कर सकते हो। एक जैसे नॉमेनक्लेचर हो गया, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने अडेप्ट करे हैं, अडॉप्ट नहीं करे हैं, कन्वर्ज करे हैं,
ठीक है। सो बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये सारा याद नहीं भी कर पाते हो सो दैट इज फाइन, ठीक है। अगर आपको ये एक एक टर्म अगर मैं आप करने बैठोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा ही। सो इन दैट केस आप छोड़ सकते हो, ठीक है, आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। लेकिन अगर कर लोगे तो अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तो दैट्स फाइन, ठीक है। मूविंग अहेड, ये और भी आपकी लिस्ट है, लिस्ट काफी लंबी है, सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज फाइन। जैसे इसमें भी अगर आप देख रहे हो AS10 है हमारा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इंड AS में क्या नाम दिया उसको 16, IFRS में भी 16 ही है। तो ये चीज आप याद कर सकते हो। जैसे जो हमने AS जो हमने याद करे हैं, एटलीस्ट वही AS आप याद कर सकते हो, ठीक है। वही वाले AS हैं जो आप याद कर सकते हो। जैसे AS11 भी मैंने हुआ था कि याद कर लेना, तो वैसे ही आप उसका इंड AS भी याद कर सकते हो, IFRS वाला भी याद कर सकते हो, ठीक है। सो जो जो आप AS याद करोगे उसके साथ वाला जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंड AS है और IFRS है वो आप याद कर लेना, ठीक है। बट यस, सारे तो अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप सारे आपको याद हो जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो दैट्स फाइन, ठीक है। Moving ahead, let us start with the adjustment entries now. This is very important. This is a little different from what we are doing. अभी सिर्फ मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इंट्रोडक्शन दी थी, ठीक है, पर अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, ओके, दिस इज सेक्शन B यू कैन से ऑफ आवर लेक्चर टुडे, ठीक है, जहां पे हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। हमने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, कौन सी बनाई थी? हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, हमने बैलेंस शीट बनाया। सो बैलेंस शीट में ना और इनकम स्टेटमेंट में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, ऐसी टर्म्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। सो इन दैट केस हम वो चीजें कैसे करेंगे, लेट अस डिस्कस इन आवर दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है, क्यों करने की जरूरत है हमें? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू मस्ट पे रेंट ऑन 31st मार्च बट यू पेड इट ऑन 1st ऑफ अप्रैल। अब देखो जो हमारे फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो कौन सी से कौन सी डेट का होता है? वो होता है, स्टार्ट करते हैं हम 1st अप्रैल से टू 31st मार्च। सो लेट अस सपोज ये वाला जो ईयर है आपका, ये है 1st अप्रैल 2024 टू 31st मार्च 2025, ठीक है, ये वाला फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन हमने कब पे किया? हमने पे किया 1st ऑफ अप्रैल को, तो ये तो नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी ना ट्रांजैक्शन। दैट इज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल 2025 टू 31st मार्च 2026, है ना, इसमें चली जाएगी ट्रांजैक्शन। ये तो हम नहीं कर सकते बिकॉज ये जो हमारा अक्रूवल कंसेप्ट है, अक्रूवल कंसेप्ट को वॉयलेट कर रहा है, राइट। सो बेसिकली इस चीज के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज की जरूरत होती है। अब देखो क्यों, देखो जब ये 1st अप्रैल को हमने पे किया तो हम जो अपनी जर्नल एंट्रीज में, लेजर में, उसमें तो हम 1st अप्रैल को ही डाल देते हैं, राइट। लेकिन जब हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालना है तब हमें प्रॉब्लम होगी, राइट, तब हमें प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि हमें उसको 31st मार्च को ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही दिखाना चाहते हैं। बिकॉज ये जो एक्सपेंस हमने किया है ये पिछले आपके फाइनेंशियल ईयर का है, इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, राइट। सो हेंस हमें एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए होती है, राइट। सो देखो द एंट्री इन द जर्नल विल बी मेड ऑन 1st ऑफ अप्रैल जर्नल में, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में भी। तो हेंस द ट्रायल बैलेंस एंडिंग 31st मार्च, उसमें ये डेबिट बैलेंस होगा ही नहीं, राइट, ये ट्रायल बैलेंस में ही 31st मार्च को नहीं होगा। सो इस करके हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी फिर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा, तो ये एक्सपेंस जो है हमें इस साल में नहीं दिखाई देगा। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमें काफी ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट यूं ही ओवरस्टेट हो जाएंगे, वो हम नहीं चाहते हैं। हेंस हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, ठीक है। नाउ इसको कैसे करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, बट हम आपको बताती हूँ कि हम कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जो करेंगे। देखो एक हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, ठीक है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, अक्रूड इनकम के बारे में, एडवांस इनकम, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके ऊपर सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं हम करके देखेंगे, और ये बेसिकली द मोस्ट बेसिक वंस, और इसी पे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी रहते हैं इन्हीं एडजस्टमेंट एंट्रीज के आगे पीछे, ठीक है। तो अगर आप ये समझ लोगे तो आपका 50-60% मैं कहूंगी कि जो जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है? बेसिकली आर इन्वेंट्री जो बच गई है इस साल की, है ना, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। सो लेट अस सी कि
इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करी जाएंगी, ठीक है। सो ये आपको ना एक बेसिक सा ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, दिस इज द ट्रायल बैलेंस गिवन टू यू। सो इसमें आपके सारे अकाउंट टाइटल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं कि ये जो कैश है ये एक एसेट है, वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपका डेबिट अमाउंट, ये आपका क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है। हमने जो देखना है, हम देख रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज इट इज गिवन द स्टॉक ऑन March 31 2017 was ₹15,000, ठीक है। इफ यू कैनॉट सी इट तो मेरी बात सुनो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि जो स्टॉक है ऑन March 31 2017 दैट इज ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक है, दैट इज ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, was ₹15,000, ठीक है। सो दिस इज नोवेयर मेंशन्ड इन योर ट्रायल बैलेंस। सो हेंस इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करोगे जर्नल में। अब देखो हमारा कुछ स्टॉक है जो बच गया है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक किस चीज का पार्ट होता है, इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर द इनकम स्टेटमेंट, राइट। इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखते हैं, आप कहोगे नहीं लिखते, नहीं लिखते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सीओजीएस, राइट। सीओजीएस कैसे निकालते हैं हम अपना, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस योर डायरेक्ट कॉस्ट माइनस योर क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही निकालते हैं ना अपना सीओजीएस। दैट मीन्स ये आपका ऐसा स्टॉक है जो बेसिकली यूज नहीं हुआ, राइट, ये ऐसी आपकी इन्वेंट्री है जो यूज नहीं हुई। सो हेंस ये आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस में से इस एक्सपेंस में से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है, समझने की जरूरत है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे। देखो अब इसके ट्रीटमेंट में दो तरीके से एंट्रीज कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाली है ना, ये सबसे बेसिक एंट्री है और ज्यादातर यही तरीके से करी जाती है, ठीक है। एक ये सेकंड तरीका भी है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एंट्री देखते हैं, उसके बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, राइट। नाउ कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को करेंगे डेबिट। अब आप पूछोगे क्यों, है ना। सो ये क्लोजिंग स्टॉक है क्या हमारा, ये क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो एक्चुअल में बच गया और इसका जो बेनिफिट है आप नेक्स्ट ईयर में उठाओगे। सो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा एसेट है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये मेरा एसेट है जो बच गया है, राइट, कि मैं इसको अगले साल में यूज कर लूंगी। सो हेंस जब एसेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि ये बच गया तो एसेट इंक्रीज हुआ है और ये हम अपने एसेट में शो कर सकते हैं। सो हेंस जर्नल एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक विल बी डेबिटेड, बिकॉज जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट, राइट। सो क्लोजिंग स्टॉक विल बी डेबिटेड। यहां पे लिखा है टू ट्रेडिंग अकाउंट वाई, बिकॉज देखो हमें पता है कि ये जो सीओजीएस है जिसका क्लोजिंग स्टॉक भी एक पार्ट है, ये किसका पार्ट होता है, सीओजीएस किसका पार्ट होता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो ट्रेडिंग सेक्शन होता है, राइट, उसी का ही पार्ट होता है ना, राइट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रेडिंग सेक्शन होता है जिसमें हम रेवेन्यू में से सबसे पहले सिर्फ सीओजीएस माइनस करते हैं, राइट, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। सो दिस इज बेसिकली आर ट्रेडिंग सेक्शन। सो ये क्योंकि आपके ट्रेडिंग सेक्शन को इफेक्ट करता है तो हम किस क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने ट्रेडिंग सेक्शन को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट को। क्यों कर रहे हैं, द क्वेश्चन राइजेस, क्यों कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सारा ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस थे, डायरेक्ट कॉस्ट था, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में लगे, ठीक है, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये एक्सपेंस था, पर क्योंकि ये लगा ही नहीं स्टॉक, ये वाला इन्वेंट्री बच गई तो हमने इसको एक्सपेंसेस से रिड्यूस कर दिया। तो क्या मैं कह सकती हूँ द एक्सपेंसेस हैव बीन रिड्यूस्ड, क्या मैं बोल सकती हूँ द एक्सपेंस हैज बीन रिड्यूस्ड। सो व्हेन एक्सपेंसेस रिड्यूसेस इट इज क्रेडिटेड, राइट। सो इसीलिए हम, क्योंकि हमने एक्सपेंस को डिक्रीज करना है, सो हम अपने ट्रेडिंग में से ट्रेडिंग अकाउंट को ही बेसिकली क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग सेक्शन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, राइट। सो टू ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। अब इसकी एडजस्टमेंट देखो कैसे करेंगे इन योर इनकम स्टेटमेंट एंड इन योर बैलेंस शीट। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है। आगे चल के मैं आपको ये बताती हूँ, है ना, दिस इज द सेम थिंग दैट हैज बीन रिटन, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ प्रैक्टिकली, राइट। सो देखो ये आपका जर्नल, ये आपकी जर्नल एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गई है क्यों हमने ऐसा किया, कैसे इसको मैनेज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड विद 15,000 रुपीज, राइट। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रेडिंग सेक्शन है आपका,
ठीक है, दिस इज द ट्रेडिंग सेक्शन है ना, जहां पे हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं. दिस इज द ट्रेडिंग सेक्शन. उसमें हम क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 15,000. इज दैट करेक्ट? क्रेडिट साइड पे 15,000 विद द ऑपोजिट पार्टी नेम, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. इसी हिसाब से करते हैं ना, हमने अकाउंट्स में डालते हैं. सो तो हमने क्या किया, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया. अब मैंने आपको ये भी कहा था, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बेसिकली आपका एसेट भी बन जाता है. तो क्या मैं इसको अपने बैलेंस शीट में नहीं डालूंगी? बिल्कुल डालूंगी. मेरा एसेट इंक्रीज हुआ है, मैं इसको अपनी बैलेंस शीट में भी शो करूंगी. सो बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगी तो ऑन द एसेट साइड मैं लिखूंगी क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपीज. ठीक है, अपनी बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपीज भी मैं दिखाऊंगी. राइट, सो यही लिखा है, देखो इधर. The adjustment for the closing stock will be done by how? By crediting it to the profit and loss account. ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं वो. And by showing it on the asset side of the balance sheet. ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्रेडिट करेंगे in the trading section and by showing it on the asset side on the right hand side of the balance sheet. ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर है. अब देखो पीछे जाना है हमने दोबारा, और हमने ये देखना है कि हमारी ये सेकेंड एंट्री है. ये सेकेंड एंट्री दैट इज closing inventory. Just a second, I'll erase it. Closing inventory account to purchases account, right? So how will you do this? How will this journal entry come? अब देखो, जो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट है ना, दिस इज सिमिलर टू क्लोजिंग स्टॉक. तो इधर इसकी जगह हम क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं. सो क्लोजिंग स्टॉक दैट विल बी डेबिटेड विद द सेम रीजन कि ये एक एसेट है, बेसिकली एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में. लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप परचेजेस अकाउंट, जो परचेजेस अकाउंट है उसको क्रेडिट भी कर सकते हो. बेसिकली बाय सेइंग कि जब हमारा ये पार्ट बच गया, ठीक है, ये जो पार्ट है, जो हमारे COGS का पार्ट है, ये बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो हम कहते इसको परचेजेस में से ही माइनस करते हैं ना. क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है आपका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस योर डायरेक्ट कॉस्ट माइनस योर क्लोजिंग स्टॉक. सो बेसिकली परचेजेस में से ही माइनस कर रहे हैं ना. सो हेंस योर परचेजेस जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं. क्या मैं कह सकती हूँ? सो इस केस में परचेजेस जब डिक्रीज हो रही हैं, एक्सपेंस फिर से रिड्यूस हो रहा है, तो उसमें हमने क्रेडिट कर दिया. राइट, तो अब इसको कैसे शो कर सकते हैं? राइट, अगेन अगर मैं आगे जाऊं तो कैसे शो करेंगे इसको? देखो इस केस में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हम यहाँ पे नहीं लिखते ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक है, क्रेडिट साइड पे नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ इन परचेजेस से जो परचेजेस है ऑन द डेबिट साइड में यहीं से माइनस कर देंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75,000 को नहीं लिखेंगे, 75,000 माइनस 15,000. तो यहाँ पे आपका नेट परचेजेस आ जाएंगी 60,000. ठीक है, तो बेसिकली ऑन द क्रेडिट साइड नहीं शो करेंगे, डेबिट साइड पे ही माइनस करके शो कर सकते हैं. लेकिन ये तरीका हम नहीं अपनाते हैं. हम मोस्ट केसेस में यही एडजस्टमेंट एंट्री है जो करेंगे. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. राइट, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. थोड़ी सी ये वाली ही ट्रिकी है, बाकी सारी जो है आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत इजी रहेंगी. नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड इन द अकाउंटिंग पीरियड. दैट मीन्स दीज आर माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि हमने एक्सपेंस तो कर लिया लेकिन पे नहीं किया. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं. रेंट फॉर मार्च वॉज पेड ऑन 1 अप्रैल, है ना. जो पिछला हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमने रेंट दिया था और मार्च में देना था, 31 मार्च से पहले देना था, दिया का 1 अप्रैल को. सो इस केस में expense was incurred in March but was not paid in that accounting period. So how will you do that? Right? So देखते हैं इसका एग्जाम्पल. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका. देखो ये भी एक ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, लेकिन हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन देखनी है. अंकित ओज 500 एज वेजेस रिलेटिंग टू द ईयर 2016-17 टू वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज. ठीक है, अंकित अभी भी ओ करता है लेकिन उसने नहीं दिए. तो क्या ये आउटस्टैंडिंग है? बिल्कुल है, अभी तक नहीं पे करे, देने चाहिए थे पर नहीं दिए. तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जब भी, जैसे हमारे पिछले केस में रेंट एक आउटस्टैंडिंग था ना, कि रेंट पे करना था पर नहीं पे किया, तो जब भी कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसकी एंट्री कैसे होती है? जो भी एक्सपेंस है आपका कंसर्न्ड एक्सपेंस दैट विल बी डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. क्यों? जैसे देखो अपने केस में क्या है, वेजेस हैं, वेजेस जो हमने नहीं पे करी, वेजेस क्या है? एक्सपेंसेस हैं. राइट, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं. जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो होगा डेबिट. सो वेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड 500.
नाउ टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्यों? देखो ये जो वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ये बेसिकली एक लाइबिलिटी अकाउंट है, राइट? अभी भी लाइबिलिटी जो है हमारे शोल्डर्स पे है कि नहीं, कर्जदार है ना हम। सो वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट खोलेंगे जो एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई है हमारी, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो होती है क्रेडिट, राइट? सो वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग 500 500, राइट? अब इसको आप कैसे अपने इनकम स्टेटमेंट और अपने बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। देखो हम कैसे दिखाएंगे अपने P&L स्टेटमेंट में। हमारी P&L स्टेटमेंट में वेजेस कहाँ पे जाएंगे? ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है ना, फैक्ट्री एक्सपेंस है बेसिकली वेजेस, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। तो आपके इस ट्रेडिंग सेक्शन में ही हमारी जो वेजेस जो पहले 8,000 थी, अब उसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये पे करनी है तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है, तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 हम ऐड कर देंगे, तो टोटल वेजेस होगी आपकी 8500, राइट? अब क्योंकि ये जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है ये लाइबिलिटी भी तो है, तो क्या आपका लाइबिलिटी अकाउंट इंपैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो कैसे करेंगे? आपके बैलेंस शीट में ऑन द लाइबिलिटी साइड आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपीज, बिकॉज ये स्टिल आपकी लाइबिलिटी है, राइट? सो आई होप ये आपको क्लियर है। लेकिन एक चीज और हमारे को ध्यान में आ रही है। देखो हम कहते हैं जो हमारी बैलेंस शीट है ना वो हमेशा मैच करनी चाहिए। यहाँ पे भी मैच कर रही है 51,500, लेकिन मैंने तो यहाँ पे 500 ऐड किया है और एसेट साइड पे कुछ भी चेंज नहीं किया, तो ये मैच कैसे कर रहा है? बेसिकली ये मैच कैसे कर रहा है? अब देखो जब हमने इधर हमारे इनकम स्टेटमेंट में जब हमने वेजेस को ऐड किया, अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज किया, तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन किया होगा। पहले अगर आपने देखोगे, पहले हम पीछे जाती हूं मैं, जब मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था तब मेरा कितना था हमारा, सॉरी मैं ज्यादा पीछे चली गई, तब मेरा बैलेंस वो कितना था? नेट प्रॉफिट इट वाज 19,500 और अब कितना है? अब देखोगे एक्सपेंस तो कितना है? इट इज 19,000। सो कैन यू सी योर नेट प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड। सो योर नेट प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड। सो इधर जब हम अपनी लाइबिलिटी साइड पे अपना प्रॉफिट दिखते हैं इन योर कैपिटल 19,000 आएगा, तो ये भी 500 रुपए से डिक्रीज हो गया, एक जगह 500 रुपए से डिक्रीज हो गया और एक जगह 500 रुपए से इंक्रीज हो गया। सो नेट इफेक्ट रिमेन्स द सेम, इसीलिए आपकी जो बैलेंस शीट है वो अभी भी मैच कर रही है, ठीक है? आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में कैसे आप अपनी एडजस्टमेंट एंट्री है वो करोगे, राइट? तो बेसिकली वो आपसे जब पूछेंगे तो यही पूछेंगे इनकम स्टेटमेंट में कैसे रिफ्लेक्ट होगा और बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट होगा। सो इनकम स्टेटमेंट में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? आप अपने एक्सपेंसेस साइड पे अपने आउटस्टैंडिंग वेजेस को इंक्रीज करके दिखा दोगे, नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, और बैलेंस शीट में भी जो आपका प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट? प्रॉफिट डिक्रीज होकर शो होएगा एंड योर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑन द लाइबिलिटी साइड विल बी इंक्रीज्ड बाय 500, राइट? आई होप ये आपको क्लियर है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस डू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बट नॉट इनकर्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है? हमने पहले ही पे कर दिया बट वो उस अकाउंटिंग पीरियड में इनकर नहीं हुआ। सो कैसे करेंगे? देखो देयर आर सेवरल आइटम्स ऑफ एक्सपेंस विच आर पेड इन एडवांस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट? कि हम उसको एडवांस में ही पे कर देते हैं और उसका जो बेनिफिट है वो हम आगे आगे लेते रहते हैं। So at the end of the accounting year, it is found that the benefits of such expenses have not yet been fully received. That means कि उसका जो पूरा benefit था वो अभी हमने नहीं उठाया, ठीक है, इस साल में। So that means जो expense हम already कर चुके हैं उसका जो benefit है वो हम next year उठाएंगे। That means a portion of its benefit would be received in the next accounting year. So इस portion को हम कहते हैं prepaid एक्सपेंस, की जो एक्सपेंस हमने पहले ही पे कर दिया है, इस ईयर का एक्सपेंस नहीं था, हमने पहले पे कर दिया है। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं दोबारा। लेट अस अज्यूम द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड बाय हिम टू द एम्प्लॉइज इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 5,000, ठीक है? हमने सैलरी पे करी है अपने एम्प्लॉइज को, कितनी करी है? 25,000, ठीक है? इसमें इंक्लूड हो रहा है 5,000 ऑफ द अमाउंट विच वॉज पेड इन एडवांस to one of his employees upon his joining in the office। लेकिन ये क्या है? ये एक प्रीपेड एक्सपेंस है, हमने प्रीपे कर दिया 5,000 रुपीज, लेकिन उसका जो बेनिफिट है अभी तक हमने नहीं लिया। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? ठीक है, सबसे पहले
प्रीपेड एक्सपेंस टू द कंसर्न्ड एक्सपेंस, क्यों बेसिकली, व्हाई? सो देखो क्यों प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या है ये बेसिकली, क्या मैं कह सकती हूँ ये मेरा एसेट है, राइट? प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, मेरा एसेट है। एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में क्योंकि इसका जो बेनिफिट है मैं आगे लूंगी, इसीलिए मेरा एसेट है ना ये। सो हेंस ये एसेट है तो ये मैं डेबिट कर दूंगी, राइट? इट विल बी डेबिटेड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंस। टू द कंसर्न्ड एक्सपेंस बेसिकली जैसे कि इस केस में सैलरी है, ठीक है? सैलरी अकाउंट जो है वो बेसिकली वो मेरा रिड्यूस हो रहा है, ये जो एक्सपेंस है मेरा रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है एक्सपेंस। सो हेंस ये इस साल का जो एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। जब एक्सपेंस रिड्यूस होता है तो वो होगा आपका क्रेडिट, राइट? सो हेंस हमारे केस में क्या होगा इसकी जर्नल एंट्री, प्रीपेड सैलरी अकाउंट विच इज एन एसेट अकाउंट, विच इज एन एसेट अकाउंट विच इज इंक्रीजिंग, एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट करेंगे, टू सैलरी अकाउंट बेसिकली स्टेटिंग दैट द एक्सपेंस हैज रिड्यूस्ड। इस साल का एक्सपेंस नहीं है इसलिए हमने रिड्यूस कर दिया, तो जब एक्सपेंस रिड्यूस होता है तो होगा आपका क्रेडिट, राइट? सो इसको कैसे आप शो करोगे, देखो एक जगह आपका एसेट है रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक जगह एक्सपेंस हो रहा है, तो अभी भी आपकी इनकम स्टेटमेंट भी और आपके बैलेंस शीट दोनों ही इंपैक्ट होगा। सो कैसे करेंगे, देखो जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस में से सैलरीज में से अपनी प्रीपेड सैलरी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे बिकॉज एक्सपेंस जो है वो कम हो रहा है। तो सैलरी कितनी थी 25,000, प्रीपेड सैलरी 5,000 हम माइनस करके दिखा देंगे, एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है ना। और क्योंकि हमने कहा कि जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है ये हमारा एसेट है, तो अपनी एसेट साइड पे भी, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे भी हम प्रीपेड सैलरी को शो कर देंगे एज 5,000 रुपीज, राइट? आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, बिकॉज अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई तो आप इसको पोस्ट भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब देखो अगेन आपने एसेट साइड तो इंक्रीज कर दिया 5,000 से, तो कैसे आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी, कैसे करेगी? बिकॉज यहाँ पे जब आपने प्रीपेड सैलरी आपने माइनस करी, एक्सपेंस जो है वो कम कर दिया, आपका नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। पहले कितना था 19,000, पहले 19,000 था, 19,000 प्लस 5,000 24,000 आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये 24,000 आपका आपके बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। हेंस 5,000 आपका लाइबिलिटी साइड पे इंक्रीज कर रहा है और 5,000 ही आपका एसेट साइड पे इंक्रीज कर रहा है, तो आपका नेट नेट इफेक्ट रिमेन्स द सेम, आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी मैच कर जाएगी, राइट? चलो मूविंग अहेड, लेट अस डू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री। इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, कि इनकम हो चुकी है, हमें इनकम मिलनी थी पर अभी तक नहीं मिली है, दैट इज नोन एज अक्रूड इनकम। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इनकम सच एज इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कमीशन, रेंट, कुछ भी हमें इनकम आनी थी और वो हो चुकी है इस अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? उसमें केस में कहेंगे अक्रूड इनकम, दैट मीन्स इनकम दैट हैज बीन अर्नड, इट हैज बीन अर्नड, दैट मीन्स शायद मुझे रेंट मिलना था इन द मंथ ऑफ मार्च लेकिन मुझे नहीं मिला और वो मिलेगा शायद मुझे अप्रैल में या मई में। सो इन दैट केस वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का चला जाएगा ना, तो इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे अपनी इनकम तो शो करनी है। सो इन दैट वेज मुझे एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, राइट, इस अक्रूड इनकम की। सो कैसे करेंगे? अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए। Assume that the commission amounting to 1,500 was still receivable from the fellow businessman, की 1,500 की कमीशन थी और हमें अभी तक नहीं मिली है। सो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमने कैसे करनी है? देखो अगर कोई भी अक्रूड इनकम है आपकी तो कैसे करेंगे? अक्रूड इनकम, ठीक है, अक्रूड इनकम अकाउंट बेसिकली इट शोज कि दिस इज बेसिकली माई एसेट, राइट? अक्रूड इनकम इज बेसिकली माई एसेट बिकॉज ऑफ कोर्स ये मेरे पास पैसा आना है, ठीक है, ये मेरे पास पैसा कल को आएगा। सो क्या ये मेरा एसेट है? यस। एसेट इंक्रीज हो रहा है? यस। तो ये डेबिट हो जाएगा। टू कंसर्न्ड इनकम, इनकम बेसिकली मीन्स रेवेन्यू, कि ये जो कमीशन है बेसिकली मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। सो रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है तो वो क्रेडिट होगा, राइट? यही केस है। तो हमारे केस में 1,500 की कमीशन थी, तो 1,500 की कमीशन थी तो कैसे आ जाएगा? अक्रूड कमीशन विच इज माई एसेट, जो कल को मिलेगी हमें, टू कमीशन अकाउंट दैट इज माई रेवेन्यू, ठीक है, जो रिसीव होगा कल को। सो हेंस अक्रूड कमीशन जो एसेट है, एसेट इंक्रीज कर रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, और कमीशन जो मेरी रेवेन्यू है ये मेरा भी इंक्रीज कर रहा है तो ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा, राइट? सो अक्रूड कमीशन टू कमीशन। अब इसकी कैसे जर्नल एंट्री, इसकी कैसे पोस्ट होगी इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट? देखो एक तरफ आपका एसेट है और एक तरफ आपका रेवेन्यू है। सो इन दैट केस कैसे करेंगे? अक्रूड कमीशन टू कमीशन। सो बेसिकली एक तरफ आपका एसेट है, एक तरफ रेवेन्यू है,
तो बेसिकली आपका बैलेंस शीट भी इफेक्ट होगा और एक तरफ आपका इनकम स्टेटमेंट भी इफेक्ट होगा। तो इनकम स्टेटमेंट में आप कैसे शो करोगे अपनी रेवेन्यू, कमीशन रिसीव्ड ऑन योर बेसिकली रेवेन्यू साइड या फिर ऑन द क्रेडिट साइड, है ना, क्रेडिट साइड पे शो करोगे। कमीशन क्रेडिट कर रहे हैं ना, क्रेडिट ऑन द क्रेडिट साइड आप किस नाम से शो करोगे, अक्रूड कमीशन के नाम से। अक्रूड कमीशन 1500, पहले कमीशन थी 5000, उसमें ऐड कर देंगे, आपका टोटल हो जाएगा 6500। और देखोगे आप जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ ना, जब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो ऑफकोर्स नेट प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होगा। पहले कितना था 24,000, अब आ गया आपका 25,500। सिमिलरली आपकी बैलेंस शीट में भी चेंजेस हो जाएंगे। बैलेंस शीट में भी अगर आप देखोगे प्रॉफिट आपका इतना ही आ गया 25,500 रुपए, और क्योंकि ये अक्रूड कमीशन आपका एसेट है तो ये आप अपनी एसेट साइड पे 1500 रुपीज शो कर दोगे, अक्रूड कमीशन 1500, राइट, ऑन योर एसेट साइड, राइट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आई होप ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है ये आपको समझ में आ गई है। एक कॉपी पेन लीजिए, करके देखिए तो आपको ज्यादा इजी भी लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अक्रूड, ठीक है। इनकम दैट हैज बीन रिसीव्ड, दैट मीन्स पहले पैसे मिल गए, ठीक है, और अभी तक हमने उसका काम नहीं करके दिया, ठीक है। तो ये एक तरीके की लाइबिलिटी भी है ना। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि इनकम मुझे रिसीव हो जाती है, पैसा मिल जाता है मुझे, ठीक है, बट द होल अमाउंट ऑफ इट डज नॉट बिलोंग टू द करंट पीरियड, कि वो इस पीरियड का नहीं है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है बेसिकली। सो द पोर्शन ऑफ इनकम विच बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज बेसिकली द इनकम रिसीव्ड, और यू कैन से द अनअर्न्ड इनकम। तो ये जो अनअर्न्ड इनकम है ये एक ना हमारी लाइबिलिटी की जैसी होती है, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोबारा देखते हैं। Let us assume Ankit has agreed in March 31, 2017 to sublet a part of the building to a fellow shopkeeper at the rate of 1000 per month. कब सोचा उसने, मार्च 31 में अग्री कर लिया। The person gives him rent of 3000 in advance for the next 3 months of April, May and June. तो उसने मार्च में ही उसको 3000 रुपीज दे दिए, और कब के दिए हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल, मई और जून के, ठीक है। तो ये कैसे ये भी हमारी अक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है बेसिकली। तो इसको कैसे करेंगे, देखो, कंसर्न्ड इनकम दैट मीन्स ये जो हमें रेंट है, हमारे केस में रेंट है। अब ये रेंट क्या है, बेसिकली रेंट हमारा क्या हो गया, ये कहने को हमारा रेवेन्यू है, ठीक है। कहने को जो हमारा रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू लेकिन हमारा यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, क्यों, देखो रेवेन्यू हमको रिसीव तो हुआ, पहले ही हमें मिल गया 3000 रुपीज का एडवांस, लेकिन इस केस में जो रेवेन्यू है वो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा अपना, क्यों, क्योंकि हमारे इस साल का नहीं है ये रेवेन्यू। हेंस तो ये जो भी कंसर्न इनकम है, हमारे केस में रेंट, उसको हम डिक्रीज करेंगे। तो रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तो वो क्या होगा, डेबिट, राइट। एंड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सो ये बेसिकली क्या है, ये मेरी लाइबिलिटी है, राइट, कि इनकम मुझे जो पहले ही मिल गई है और इसका जो बेनिफिट है वो मुझे बाद में देना पड़ेगा। सो ये एक मेरे सर पे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज करती है, लाइबिलिटी इंक्रीज करिए तो होगी वो क्रेडिट, राइट। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट रिसीव्ड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। रेंट दैट हैज बीन रिसीव्ड, दैट मीन्स रेवेन्यू जो है वो कम हो गया, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, राइट, दैट इज हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो इधर भी आप इनकम स्टेटमेंट में कैसे इसको डालोगे, देखो इनकम स्टेटमेंट में हमारा रेवेन्यू क्योंकि डिक्रीज करे तो जितना भी आपका रेंट होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। जब हम उसको माइनस कर देंगे तो ऑफकोर्स जो आपका नेट प्रॉफिट है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट के आप इंक्रीज करके दिखा दोगे 3000, और एक तरीके से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ होगा 3000 से। सो बेसिकली नेट इफेक्ट विल रिमेन द सेम, और आपकी बैलेंस शीट भी दोबारा मैच कर जाएगी, राइट। आई होप आई हैव मेड दिस थिंग वेरी मच क्लियर। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करी जाती है, देखो डेप्रिसिएशन होता क्या है, बेसिकली जब भी कोई एसेट हम खरीदते हैं, कोई भी फिक्स एसेट हम खरीदते हैं, तो उसकी वियर एंड टियर की वजह से, राइट, बिकॉज ऑफ द वियर एंड टियर ऑफ दैट एसेट, उसकी वैल्यू कम होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। सो बेसिकली ये डेप्रिसिएशन क्या है, ये एक एक्सपेंस है बिजनेस का,
है कि नहीं, ये एक्सपेंस है एंड इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो बेसिकली अगर मैं इसमें देखूं, दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन टू यू. द ट्रायल बैलेंस इन आवर एग्जाम्पल शोज दैट अंकित हैज अ फर्नीचर अकाउंट विद अ बैलेंस ऑफ 15,000. ओके, विद अ बैलेंस ऑफ 15,000. इसको 2 मिनट में करेक्ट कर लेते हैं. Just a second. Yes. So with a balance of 15,000, let us assume that furniture is subject to depreciation of 10% per annum, right? So हमारा जो ट्रायल बैलेंस था वो ये शो कर रहा है कि फर्नीचर में फर्नीचर 15,000 का है, बिल्कुल शो कर रहा है, ठीक है. और डेप्रिसिएशन कितने का है? 10% पर एनम. सो कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंस है. एक्सपेंस बिजनेस का इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो डेबिट होगा. और ये जो फर्नीचर अकाउंट है ये क्या है? मेरा एसेट है. और एसेट जो है डिक्रीज करेगा इसकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू तो डिक्रीज करेगी, सो जो फर्नीचर अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा. सो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर 1500 कैसे आया? 15,000 इंटू 10%, right? Into 10%, that is 1500, right? I hope this is very much clear. बहुत ही easy है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बहुत ज्यादा इजी है. अब कैसे इसको आप अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में दिखाओगे? इनकम स्टेटमेंट में अपनी एक्सपेंसेस साइड पे आप डेप्रिसिएशन शो कर दोगे 1500 का. जब एक्सपेंसेस आप शो करोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है ना, एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, राइट? सो नेट प्रॉफिट आपकी बैलेंस शीट में भी कम हो जाएगा 1500 से. और आपकी एसेट साइड पे भी जो आपका फर्नीचर है वो 1500 से डिक्लाइन हो जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल शो दिस इन योर इनकम स्टेटमेंट एंड योर बैलेंस शीट एज वेल. देखो क्विकली हम यहाँ पे देख लेते हैं. हमारी डेप्रीसिएशन जो है, डेप्रीसिएशन हम यहाँ पे शो कर देंगे ऑन योर एक्सपेंसेस साइड, ऑन द डेबिट साइड 1500. आपका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा, 24,000 रह गया, ठीक है. और फिर हम यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे प्रॉफिट, ठीक है, 24,000 का ही. और अपनी बैलेंस शीट में ऑन दी एसेट साइड हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द फर्नीचर, या फिर फर्नीचर को आप रिड्यूस करके दिखा सकते हो. तो कितना आ जाएगा आपका? 13,500, right? So this is basically the adjustment of your depreciation as well. I hope I have made these things very much clearer to you, right? Moving ahead, now how does the balance sheet gets balanced? Although I have told this to you कि ये जो बैलेंस शीट है ये बैलेंस एक्चुअल में हो कैसे जाती है. देखो डेप्रिसिएशन क्या है? बेसिकली मेरा एक्सपेंस है. तो एक्सपेंस क्या हो रहा है? एक्सपेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है. बेसिकली एक्सपेंस से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रहा है. क्यों? बिकॉज एक्सपेंस जब बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होगा ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा एक्सपेंस, तो प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. सो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हम अपने बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट? तो ये 24,000, यहाँ पे भी 24,000 आ जाएगा. पहले ज्यादा था हमारा प्रॉफिट, पहले हमारा प्रॉफिट था 25,500, राइट? सो अब 1500 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया है तो आ गया आपका 24,000 ही सिर्फ आपका प्रॉफिट रह गया है. और आपका बैलेंस शीट में अगर हम आपकी एसेट साइड पे भी देखें तो एसेट साइड भी आपका 1500 से कम हो गया है. क्यों? क्योंकि फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लग गई 1500 की, तो वो भी आपका 1500 से रिड्यूस हो गया है. तो बोथ द साइड्स 1500 से ही रिड्यूस हो रहा है. तो नेट इफेक्ट रिमेन्स द सेम और आपकी जो बैलेंस शीट है वो मैच कर जाएगी, राइट? सो ये जो एस्पेक्ट है ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि आपका जो बैलेंस शीट है वो हमेशा मैच करनी चाहिए, क्योंकि हमारा डुअल कंसेप्ट का प्रिंसिपल है. हर एंट्री 2 जगह पे जरूर आती है और 2 जगह की आने की वजह से हमेशा आपका जो बैलेंस शीट है वो मैच करेगा, राइट? चलो मूविंग अहेड टू योर बैड डेट्स. अगर आपकी कंपनी में कोई बैड डेट्स हो गया एंड दैट मीन्स आपने किसी से पैसे लेने थे लेकिन उसने नहीं दिए, राइट? So what are bad debts? It refers to the amount that the firm has not been able to realize from its debtors. It is regarded as a loss and termed as a bad debt. कि हमने उससे पैसे लेने थे लेकिन उसने हमें पैसे नहीं दिए by because of any reason. So that is basically the loss of the organization, right? So when the bad debt is recognized, the debtors are reduced by the same amount. Of course, यही debtors थे, हमने जो expect किए थे कि हम इतना पैसा देंगे, लेकिन bad debt हो गई तो debtors में से ही हम इसको reduce करेंगे, right? Again, additional information देखिए. Assume in addition to bad debts of 4,500, is bad debts given to you? Yes, it is given to you of 4,500. ठीक है. Further bad debts have been recognized amounting to 2,500 की 2,500 रुपए के और भी bad debts हो गए.
तो सबसे पहले तो आप इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे? देखो, बैड डेट्स क्या है? लॉस है बिजनेस के लिए, लॉस है या फिर आप कहो एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, सो हेंस बैड डेट्स विल बी डेबिटेड 2500। ये डेटर्स क्या है? आपके एसेट्स हैं, एसेट रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स आपके डेटर्स में से ही हम माइनस करेंगे, सो डेटर्स जब रिड्यूस हो रहे हैं, आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एसेट रिड्यूस होने पे वो क्रेडिट हो जाएगा। सो बैड डेट्स टू डेटर्स विल बी आर जर्नल एंट्री 2500 राइट। चलो, अब इसको आप कैसे अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में शो करोगे? राइट, सो आपकी इनकम स्टेटमेंट में क्योंकि ये बैड डेट्स आपके एक्सपेंसेस हैं, सो ये आप एज एक्सपेंस शो कर दोगे। ठीक है, पहले बैड डेट्स से 4500 के और उसमें और 2500 के एक्सपेंसेस ऐड हो गए हैं, तो टोटल एक्सपेंस हो गया 7000 का। 7000 का टोटल एक्सपेंस या फिर लॉस कह लो। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो नेट प्रॉफिट जो है वो वापस से और डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो डिक्रीज करेगा ये आपकी बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। पहले 24,000 था और अब 21,500 ही रह गया। ठीक है, एंड देन ऑन योर एसेट साइड, बिकॉज योर एसेट्स आर ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस, सो एसेट्स आर गेटिंग रिड्यूस, सो हम यहाँ पे आपके डेटर्स को भी रिड्यूस कर देंगे। 15,500 में से 2500 चले गए, 13,000 के ही डेटर्स आपके रह गए। सो कैन यू सी बोथ द साइड 2500 का आपको माइनस करना पड़ रहा है ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑल्सो, ऑन द एसेट साइड ऑल्सो, सो नेट नेट इफेक्ट रिमेन्स द सेम, हेंस योर बैलेंस शीट विल ऑल्सो मैच। राइट, आई होप ये भी एडजस्टमेंट एंट्री आपको क्लियर है। मूविंग अहेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सो ये प्रोविजन क्या होता है? बेसिकली जब हम पैसा कुछ साइड करके रखते हैं, ठीक है, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट होल ऑफ द अमाउंट दैट इज ओड बाय द डेटर्स, ठीक है, दैट इज द डेटर्स जिन्होंने हमें पे करना था, मे नॉट बी रियलाइज, की पूरी जो डेटर्स की अमाउंट है वो हमें मिले ही नहीं। सो हेंस वी मेक अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ सच लॉस एंड प्रोवाइड द सेम, कि हो सकता है कि की पूरी अमाउंट हमें ना मिले, तो इसमें से ना हम सोचते हैं कि यार हम कुछ पैसा ना पहले ही साइड करके रख देते हैं कि अगर लॉस हो गया तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ रिकवरी के लिए पैसा होगा। ठीक है, सो बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज डिफरेंट, ये याद रखना। बैड डेट्स वो डेट्स हैं जो ऑलरेडी खराब हो गए, दैट मीन्स ऑलरेडी ये लॉस हो गया, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? ये एक कह लो कंटिजेंसी है कि अगर आपके बैड डेट्स हो गए तो हम उसके लिए पैसा कुछ सेफ साइड करके रख रहे हैं। सो बैड डेट इज व्हेन इट इज एक्चुअली डेटर टर्निंग इंसॉल्वेंट, कि डेटर पक्का ही इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे नहीं है उसके पास देने के लिए, लेकिन प्रोविजन उसके लिए बनाया जाता है उन डेट्स के लिए जिनका खतरा है कि इट कैन टर्न इनटू बैड डेट। ठीक है, राइट, सो आई होप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सबसे पहले आपको क्लियर है। नाउ इसको भी करके देख लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, अंकित फील्स दैट 5% ऑफ हिज डेटर्स आर लाइकली टू डिफॉल्ट ऑन देयर पेमेंट्स। ठीक है, दैट मीन्स कितने डेटर्स थे? 15,500 के डेटर्स थे, और उसमें से 5% के जो लोग हैं वो नहीं पे करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, जो हमने पिछला भी क्वेश्चन किया था, बिकॉज हम बेसिकली उसी से आगे चल रहे हैं। 15,500 में से 2,500 के एडिशनल बैड डेट्स हो चुके हैं। 15,500 में से एडिशनल 2,500 के डेट्स हो चुके हैं। सो इसमें कितना रह गया? 13,000 के ही डेटर्स रह गए हैं बेसिकली। इन 13,000 में से 5% ऐसे लोग हैं जो हो सकते हैं कि डिफॉल्ट कर जाएं, पेमेंट ना दें। सो दिस इंप्लाइज कि कितना डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं? 13,000 इंटू 5%, दैट इज 650 रुपीज होने के चांसेस हैं कि ये 650 रुपीज हमें ना मिले। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी कैसे करते हैं? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो बेसिकली ये जो प्रोविजन हम बना रहे हैं, ये जो हम प्रोविजन बनाते हैं ना, ये बेसिकली होती है एक लाइबिलिटी के जैसे है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, जो भी हम प्रोविजन बनाते हैं, दिस इज लाइक अ लाइबिलिटी टू अस। ठीक है, दैट मीन्स कभी ना कभी ये यूज अप हो ही जाएगा। ठीक है, कि अगर ये डिफॉल्ट हो गया तो ये यूज अप होगा। सो ये एक लाइबिलिटी है जो कभी ना कभी यूज हो जाएगी। सो हेंस दिस विल बी क्रेडिटेड। व्हाई? बिकॉज लाइबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्रीजिंग, हेंस इट हैज टू बी
क्रेडिटेड, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्या मैं ये कह दूं कि ये एक एक्सपेंस है बेसिकली, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये एक एक्सपेंस ही है ना, कि एक्सपेंस होगा बिजनेस में या फिर हमें पैसा साइड करके रखना पड़ रहा है, तो ये एक लॉस है, एक एक्सपेंस ही है। सो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होगा, राइट। सो योर, अगर हम इधर कुछ हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो नहीं लिख सकते थे, तो हेंस हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस को ही डेबिट कर दिया है, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसकी कैसे इनकम स्टेटमेंट और अपने बैलेंस शीट में एंट्री जाएगी। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस बेसिकली 650 रुपीज का। सो जब ये एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 650 रुपीज। आपका नेट प्रॉफिट इन योर बैलेंस शीट विल ऑल्सो बी रिड्यूस बाय 650 रुपीज। और आपके डेटर्स में से, डेटर्स क्योंकि वो भी तो रिड्यूस हो जाएंगे, डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, या तो हम यहीं से इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या फिर उसको हम अपनी लाइबिलिटी साइड पे भी रख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, या तो इसको आप लाइबिलिटी भी मान सकते हो, या फिर इस केस में जैसे इन्होंने ये माना है कि ये हमारा एसेट है, जो एसेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो इसको हम एसेट नहीं मानते हैं, बिकॉज ऑल द प्रोविजंस, जो भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये, है ना, अपनी बैलेंस शीट चैप्टर में। तो या तो इसको लाइबिलिटी साइड पे भी शो कर सकते थे, या फिर हमने उसको एसेट्स में से, डेटर्स में से जस्ट माइनस करके दिखा दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो 650 हमने रिड्यूस करके दिखा दिया अपनी बैलेंस शीट से, राइट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सो कई बार क्या होता है, हमें अपने डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है, तो ये भी एक तरीके का एक्सपेंस ही है। सो बहुत ही सिमिलर एडजस्टमेंट एंट्री होगी इसकी। अ बिजनेस एंटरप्राइज अलाउज डिस्काउंट टू इट्स डेटर्स, कि तुमने मुझे पैसे देने थे, लेकिन ऑफ कोर्स तुम, या तो मुझे जल्दी पेमेंट चाहिए ना, या फिर कोई भी और XYZ रीजन हो सकता है, तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। सो डिस्काउंट टू इट्स डेटर्स टू इंकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट्स, कि वो जल्दी पेमेंट कर दे। So, discount likely to be allowed to customers in that accounting year can be estimate कर सकते हैं, and provided for by creating a provision. हम provision बना के भी रख सकते हैं कि यार कल को देना पड़ सकता है। So, in that case जितना भी हमें, है ना, डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसका प्रोविजन हम पहले ही बना के रख लेते हैं, कुछ पैसा साइड करके रख लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स विल बी क्रिएटेड ओनली ऑन द गुड डेटर्स। गुड डेटर्स क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इन्हीं से ही पैसे आने की उम्मीद है, तो इन्हीं को ही डिस्काउंट देंगे ना। इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर्स अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द डाउटफुल डेट्स। अगर कोई डाउटफुल डेट्स हैं, उनको भी हम बैड डेटर्स ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो जो उस अमाउंट को माइनस करके फिर हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, अज्यूम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑफ 227 टू द डेटर्स, कि 227 रुपीज हमने अपने डेटर्स को डिस्काउंट की तरह देना है। सो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। वाई? बिकॉज इट इज लाइक एन एक्सपेंस टू अस। ये जो भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट होगा। एंड कोई भी प्रोविजन जब हम बनाते हैं तो वो एक लाइबिलिटी की तरह हम ट्रीट करते हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो होगा आपका क्रेडिट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैन बी ट्रीटेड एज एन लाइबिलिटी, इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड, सो इट विल बी क्रेडिटेड। सो कैसे करेंगे इसको, अपनी इनकम स्टेटमेंट में कैसे डालेंगे, कैसे डालेंगे? एक्सपेंसेस जो हैं अपनी एक्सपेंस साइड पे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप अपने एक्सपेंस को शो कर दोगे 227 रुपीज का। एंड इन योर नेट प्रॉफिट, योर नेट प्रॉफिट विल बी गोइंग टू डिक्रीज, बिकॉज एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। यही नेट प्रॉफिट आप अपने बैलेंस शीट में भी शो करोगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट भी आपका डिक्रीज वे में शो होगा। और ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ना, इसको भी आप दो वे से कर सकते हो। या तो अपनी लाइबिलिटी साइड पे शो कर दो कि लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई है, या फिर अगेन इसको अपने डेटर्स में से माइनस करके दिखा सकते हो, ठीक है। अपने डेटर्स में से ही इसको माइनस करके दिखा सकते हो। बोथ द वेज आर फाइन, ठीक है। मूविंग अहेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? देखो, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। कि अगर ओनर ने ये पैसा कहीं और डाला होता, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट मिलता, उसने अपने बिजनेस में डाल दिया। लेकिन अगर उसने कहीं और डाला होता तो उसको वो जो इंटरेस्ट मिलता,
ठीक है, दैट इज द बेसिकली इंटरेस्ट दैट ही हैज फॉरगॉन, कि उसने वो इंटरेस्ट छोड़ के, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ के इंटरेस्ट को गेन करने की, उसने वो पैसा जो है उसमें अपने बिजनेस में डाल दिया. So in such a situation, interest is calculated at a given rate of interest on capital at the beginning of the accounting year. ठीक है, और अगर कोई additional capital वो लेके आया है तो तब भी हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. ठीक है, जब से वो लेके आया है तब, जब तक अकाउंटिंग ईयर है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 जुलाई को लेके आया तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक जितना भी उसका इंटरेस्ट बनता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कितने महीने का बनेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च. तो 9 मंथ्स का जितना भी उसका इंटरेस्ट बनेगा वो हम 9 मंथ्स के हिसाब से ही कैलकुलेट कर लेंगे. पूरे साल का है तो हम 12 मंथ्स का ही कैलकुलेट कर लेंगे एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. सो इसको कैसे हम करेंगे, देखो. Additional information, Ankit decides to provide 5% interest on his capital. ठीक है, provides 5% interest on his capital. So कैसे इसको करेंगे? Interest on capital account to be debited to capital account, right? To capital account 600. So basically इसमें जो interest on capital है वो क्या है? Basically that is an expense to the business. Is that an expense or not? Yes, that is an expense to the business. So ये expense हम debit कर देंगे, right? This expense will be debited, right? And ये जो capital है आपका capital account, that will be credited. Why? Because your capital is going to increase. Your capital is going to increase. So when your capital is going to increase, उसको हम credit करते हैं. So hence interest on capital to capital account 600, right? So इसको आप कैसे करोगे? इसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में और प्रॉफिट एंड लॉस में क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस है, बेसिकली वो आपका बढ़ रहा है. सो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, एक्सपेंस आप शो कर दोगे और आपका जो प्रॉफिट है वो घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. और अपनी बैलेंस शीट में अपने प्रॉफिट में 600 रिड्यूस कर दोगे और अपने कैपिटल में उसको ऐड कर दोगे. ठीक है, अपने कैपिटल में उसको ऐड कर दोगे, बिकॉज कैपिटल हैज टू बी क्रेडिटेड ना. लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल जो है वो उसको इंक्रीज करके दिखा दोगे. अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल जो है आपका इंक्रीज कैसे कर रहा है. देखो, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, जो हमने एज एन एक्सपेंस शो किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने एज एन एक्सपेंस शो करा है, कहीं आपको देना है? बिल्कुल नहीं. ये रहेगा तो आपके बिजनेस में ही ना. ये जो पैसा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 रुपीज, ये रहेगा तो आपके बिजनेस में ही. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये कैपिटल में ही इसको ऐड कर देते हैं, बिकॉज ये है तो ओनर का ही पैसा, एक्सपेंस है उसका. ठीक है, एक्सपेंस है कि अगर वो कहीं और पैसा डालता तो उसको ये गेन मिलता, लेकिन उसको नहीं मिल रहा तो उसके लिए एक एक्सपेंस की जैसे है. सो हेंस ये वो अपनी पॉकेट से दे नहीं रहा, सो हेंस हम इसको कैपिटल में ही वापस ऐड कर देते हैं. ठीक है, सो योर कैपिटल विल गेट एडेड बाय 600. ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर. ऑल द adjustment entries very much clear to you. So with this we have completed the major portion of your whole account syllabus. जो भी आपके एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम स्पेसिफिक और जो एग्जामिनर पूछने की है ना, हम सोचते हैं कि पूछ सकता है आपके एग्जाम में, वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं आपके अकाउंट्स के. ठीक है, सो अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो, एडुटैप को कांटेक्ट करना चाहते हो, सो दिस इज द नंबर गिवन. वरना आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, दैट इज edutap.in. कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ. हमने कैसे करना है, हम जाएंगे हमारे edutap.in. ठीक है, edutap.in. यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन के अंदर यूपीएससी ईपीएफओ के अंदर, राइट, हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास ये सारे कोर्सेज आ जाएंगे जो एडुटैप आपको आपके यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रोवाइड करवा रहा है. दिस इज द मास्टर कोर्स 2026-27 का, जिसमें सब कुछ मिल जाएगा. आपके कंसेप्ट क्लासेस, नोट्स, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, फुल एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू. ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स लेना है, दैट मीन्स अगर आप कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ही लेने हैं तो आप वो भी अवेल कर सकते हो. ठीक है, दैट इज आप यहाँ पे नो मोर में जाके अपनी सब्जेक्ट लिस्ट देख सकते हो. अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाले है ना ये वाले ही सब्जेक्ट देखने हैं तो आप ये स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स भी अवेल कर सकते हो.
राइट. सो ये बोथ मास्टर कोर्स और स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स आपके लिए एडुटैप ने ऑफर कर रहा है. एंड इवन ये जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. राइट. सो ये भी आप अवेल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपने सारा सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है. राइट. सो आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट को विजिट करना है. जो भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है उस टाइम पे, अभी 52% ऑफ चल रहा है, तो आप ये डिस्काउंट ऑफर भी अवेल कर सकते हो. राइट. सो कोर्स की वैलिडिटी चूज करके आप यहाँ से बाय नाउ पे ऑप्शन पे जाके आप अपनी पेमेंट करके इस कोर्सेज को अवेल कर सकते हो. So thank you so much. Keep learning. Best of luck everyone. In case of any doubts, you can always write down in the comment section. Of course, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तब भी आप प्लीज अपने comment section में जरूर लिखिएगा. And do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.